हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। और बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग एक टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये टेस्ट हुआ था हमारे दो बैचेस में, समाधान और मैदान बैच में ये टेस्ट हुआ था। इसका टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये क्लास 11th एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। थर्ड यूनिट है जिसमें शायद ये। ठीक, तो उसके ये टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टेस्ट हो चुका है और टेस्ट के जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 90 क्वेश्चंस होंगे और उनको हम लोग को डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक, मैंने पहले भी आप लोग से बोला है कि ये जो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं या नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए। ठीक, कि इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे ये इनकरेक्ट है, अब इसको रख के ही अपने दिमाग में आप आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट हमसे पूछा है ना, तो ऑप्शंस देखिए, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमारा एनसीईआरटी की लाइन है सच। दूसरा देखिए, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू देयर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारा सही है। ठीक, फिर आगे देख लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पर यूनिट मास देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ये कह रहा है कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसके कंपैरिजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। ये बात भी एकदम सही है। जो एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स में जो टेबल दे रखी है, अगर उस टेबल में आप जो डेटा दे रखा है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक, लास्ट स्टेटमेंट देख ले, द ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन, मैग्नीशियम, सोडियम इन देम देन इन एनिमेट्स ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट हमें गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। तो ये बात एकदम यहां पर गलत हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में इनका कंटेंट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आपसे पूछा इनकरेक्ट है, तो बेटा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन ऐसा जो नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर ये mg का सिंबल गलत है, ये होना चाहिए mg। ठीक है, तो देखिए सिलिका, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सल्फर, तो हमें ये सारी चीजें तो पता ही है कि होते हैं। सिलिका, यस, सिलिका इज द आंसर की सिलिका यहाँ पर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 3, लिपिड कम under acid insoluble fraction during analysis of chemical composition of tissue. Why? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हमने एलिमेंटल एनालिसिस करी टिश्यू की, जो प्रोसेस आपको पता है, ठीक है, कि उसमें जो टिश्यू होता है, वो जो लिपिड होता है, वो एसिड इनसॉल्युबल कंटेंट में आता है। ठीक, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जो लिपिड होता है, लिपिड की हमारी सारी जो मेम्ब्रेन होती है, जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं, वो आपको पता है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड कंटेंट वहां पे होता है। तो जब इसको यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग होती है, तो बेटा ये मेम्ब्रेन्स बड़े बड़े पार्ट में टूट जाती हैं। जब ये मेम्ब्रेन्स बड़े पार्ट में टूट जाती, पीसेस में आ जाती है और इनको फिल्टर किया जाता है, तो फिल्टर करने के बाद ये इनसॉल्युबल पार्ट में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि बड़े पार्ट होते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते हैं, इस वजह से क्या होता है, लिपिड जो होगा वो इनसॉल्युबल पुल का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके ऑप्शंस क्या होने चाहिए, इट हैज लो मॉलिक्यूलर वेट, इट हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट, इट इज अ पॉलीमर, on grinding on biomembranes are broken into pieces and forms insoluble vesicle। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही जा रहा है कि जो ग्राइंडिंग के प्रोसेस में इसके बड़े बड़े पार्टिकल्स हो जाते हैं और ये फिल्टर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल का पार्ट बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर फाउंड इन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछा है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं किसमें, एसिड सॉल्युबल पुल में।
ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा एसिड सॉल्युबल। इनसॉल्युबल में तो वो होगा जो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा और जो फिल्ट्रेट के फॉर्म में हमको वहां पे मिलेगा, ठीक है, तो अनफिल्टर्ड पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से देखिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, यानी यहां पर भी आपसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, तो देखिए, एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू, ये बात भी एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट एश कंटेन कार्बन इन मैक्सिमम अमाउंट, ये बात गलत होगी। प्लांट में इन्होंने कहा है कि प्लांट की जो ऐश होती है, यहां पर ये टर्म याद रखिएगा कि प्लांट ऐश में इन्होंने बोला है कि कार्बन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये बात नहीं सही है बेटा। यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका नाम आता है कि ये सबसे ज्यादा होता है। ये कुछ स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन जाएगा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और सेल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास, यानी अब पूछ रहा है कि आपके सेलुलर मास में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है, इवन इसका आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर देखना है। तो हमको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो वाटर होता है, तो देख लीजिए वाटर के हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन है। वाटर के बाद क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो यस देखिए प्रोटीन में भी 2 ऑप्शन मिल गए। देन उसके बाद पता है कि उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो बेटा उस हिसाब से देखिए यहां पे आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। आगे भी देख ले, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयन, सबसे कम जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आयंस। इवन हमें परसेंटेज भी इसका दे रखा है कि ये अप्रॉक्स 90% होता है। प्रोटीन की बात करें अगर हम लोग, तो बेटा ये क्या होता है, ये 10 से 15% प्रोटीन होती है। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होता है, कार्बोहाइड्रेट लगभग 2 से 3% होता है, और जो लिपिड होता है, लिपिड के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 2 से 3% और लिपिड 2%, ठीक है, और आयंस जो होंगे वो 1% या लेस देन 1% भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बायोमोलिक्यूल्स का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेलुलर पूल में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा क्या कह रहा है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर, ठीक है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा, ये अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आज क्या जाएगा, 7 का अल्फा अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, विच ऑफ द 2 ग्रुप of the following formula involved in peptide bond formation, peptide bond formation में कौन इन्वॉल्व होता है, एक तो अमीनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड कहां मिल रहा है, ऑप्शन 2 में, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, the physical and the chemical proteins of amino acids are essentially of the, इन्होंने कहा है कि जो हमारे यहां पर फिजिकल एंड द केमिकल प्रोटीन्स ऑफ अमीनो एसिड ये किस फॉर्म में होती है, ठीक, तो अमीनो फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक फॉर्म में और आर ग्रुप में, ये तीनों फॉर्म में हमारा जो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, 4th वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, अमीनो एसिड कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स के अमीनो एसिड होंगे। कौन कौन से होंगे, एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं और कंडीशनल अमीनो एसिड्स ये होते हैं, तो 3 टाइप के हमारे पास होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके बारे में बताना है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, हेंस नेम क्वाटरनरी। It's unrelated to the function of protein, ये तो बहुत गलत बात है, both A and B, ये बात भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, depends on the primary structure of subunit, yes ये बात हमें कुछ सही लग रही है, ठीक है, कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है that depend on the primary structure of subunit and it will be the answer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड बाय, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे इसका कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए number of peptide bonds, number of disulfide bridge they can form,
नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर साइड चेन, ये आंसर हमें कुछ सही लग रहा है कि जो उसके साइड चेन होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बेटा हम इसको यहाँ क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन अल्फा हेलिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक। अल्फा हेलिक्स जो है उसमें क्या कौन से दो सब यूनिट होती हैं, तो यस बीटा सब यूनिट होती है, दो सब यूनिट होती है बीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में देख ले क्या है, क्वाटरनी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द स्पेशल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ मल्टी चेन प्रोटीन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है, बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 3 लेवल। देखिए इनकरेक्ट हमको समझ में आ गया कि बायोलॉजी, ये कह रहे हैं कि बायोलॉजी में जो है वो 3 लेवल पे ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब है, जबकि अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो यही हो जाएगा क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द हाईएस्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। एंजाइम में प्रोटीन का बेसिकली आपसे स्ट्रक्चर पूछा है कि एंजाइम में प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो प्रोटीन क्वाटरनरी तक की होती है, बट एंजाइम्स में जो हमको हाईएस्ट मिलता है एंड दैट इज द टर्शियरी प्रोटीन्स, ठीक है बेटा। तो इसका क्या जाएगा, टर्शियरी प्रोटीन आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लिपिड्स आर, लिपिड्स के बारे में पूछा गया है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक, रेडियली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दोनों बातें सही हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यस सारी बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा इसका ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एराकिडोनिक एसिड एंड पामेटिक एसिड हैव हाउ मेनी कार्बन्स इन ईच। अब बताइए, एराकिडोनिक आपको पता है कितने कार्बन का होता है बेटा, यहाँ 20 कार्बन का होता है, और पामेटिक एसिड जो होता है, ठीक है, सॉरी एराकिडोनिक एसिड हाँ 20 कार्बन का होता है, और पामेटिक एसिड कितना का होता है बेटा, यहाँ पर वो 16 कार्बन का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या जाएगा, ये 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक, ग्लिसरॉल क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन तो हटा ही दीजिए, ब्यूटेन तो ये होता ही नहीं है, तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। हम लोग ने इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा, ये क्या होता है बेटा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये किसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये पूछा है कि ये किसका फॉर्मूला दे रखा है, तो आपको देखिए ये 14 हो गए, ठीक है, 14 कार्बन यहाँ पे दे रखे और 2 कार्बन ये, यानी टोटल कितने हो गए, ये हो गए 16 कार्बन। तो 16 कार्बन के हिसाब से किसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट ये होगा पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, लेसिथिन पूछा है कि लेसिथिन क्या है, ठीक है। तो लेसिथिन आपको पता है बेटा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन वोटीन तो होगा ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड भी, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एडेनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडाइन, यूरेडाइन, साइटिडाइन, ये क्या है, आर ऑल, ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, बट एडेनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड, ये क्या होंगे, ये बेटा न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स आपसे पूछा है, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आपको मिल रहा है ये 2 वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसमें क्या होगा, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसमें देख के ही बता देंगे, ये सारे तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है नहीं, यस एल्केलॉइड और द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज ड्रग। तो देखिए किसको एज अ ड्रग यूज किया जाता है, तो बेटा सामने ही आंसर दिख रहा है, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, ये यूज होते हैं एज अ ड्रग, दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन था,
विच वन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए यहां पे पूछा गया है कि इसमें कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो सुक्रोज होगा नहीं, अमीनो एसिड होगा नहीं, माल्टोज होगा नहीं, क्या होगा, लेमन ऑयल ग्रास। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में हमको देखना है, सबसे पहले यहाँ कैटेगरीज है, इनको हमें मिलाना है। तो देखिए पिगमेंट्स, पिगमेंट्स देखिए यहाँ पे कहाँ है, यस, कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन्स, पिगमेंट्स हमें मिल गए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए फिर है टर्पिनोइड्स, तो टर्पिनोइड्स हमको कहाँ मिल रहे हैं, यस, मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स। देन उसके बाद एल्केलॉइड, एल्केलॉइड कहाँ बच रहा है, ये थर्ड वाला, यस, लेसिथिन हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसमें कहीं कोई ऑप्शन मिल रहा है, यस, ऑप्शन फर्स्ट ही मिल रहा है हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच वंस आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें पूछा है कि कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो देखिए यहाँ पे फ्लेवोनाइड्स एंड रबर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, फिर यहाँ पे है एंटी टॉक्सिक एंड कलर्ड पिगमेंट्स, ठीक है, सेंट, गम, स्पाइसेस, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। आंसर क्या जाएगा, ऑल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स, ग्लूकोज मोनोमर्स का कौन बना होगा। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज मोनोमर पूछा है, तो यस, ये देखिए सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, है ना, इवन ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज, लैक्टोज में आपको पता है क्या होगा, गैलेक्टोज होगा। ठीक है, इधर आइए, काइटिन नहीं होगा, ग्लाइकोजन, काइटिन में आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से ये तो आरएनए डीएनए तो हटा ही दीजिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन 3, दैट इज स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 में बेटा क्या कह रहा है, इन एनिमल ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, एनिमल में ग्लूकोज बेटा कैसे स्टोर होता है, यहां पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, वाइल इन प्लांट्स में कैसा होता है, स्टार्च होता है। अभी बताया कि ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी इसीलिए बोलते हैं। प्लांट में स्टोरेबल फॉर्म जो होती है वो स्टार्च होती है, एनिमल में क्या होती है, ग्लाइकोजन होती है। तो एनिमल में पहले पूछा है ना, तो देखिए ये हो जाएगा ग्लाइकोजन और स्टार्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 था ये। ठीक, उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 29 देखिए, सेलुलोज कहां कहां होता है, सेल वॉल में, सेल वॉल तो सेलुलोजिक होती है, पेपर में होगा, कॉटन, यस, ऑल आंसर जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इनुलिन, इनुलिन आपको बताना है कि किसका बना होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनुलिन किसका बना होता है, बेटा ये फ्रक्टोज का बना होता है इनुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो एक स्पॉन्टेनियस उसमें आपको बताना है कि फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, तो बेटा ये सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे इस केस में फ्री एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट होता है इज लेस देन फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम लोग कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, और इसमें बेटा जो फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये याद रखेगा, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होगी वो यहाँ पे किसकी, फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट से कम होगी, तब हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं, और उसमें बेटा सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, लिविंग स्टेडी स्टेट हैज सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म कॉल्ड होम्योस्टैसिस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिविंग सिस्टम फॉलो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, मेटाबॉलिज्म इज रिलीज एंड गेन ऑफ एनर्जी, तो ये बात भी क्या हो गई, हमारी सही हो गई। इस हिसाब से बेटा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज ट्रू। अब एंजाइम के बारे में आपसे क्या कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है एंजाइम के बारे में। ठीक है, एंजाइम डू नॉट अल्टर द ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन, सही बात है। एंजाइम लिखा हुआ है बट इट शुड बी
एंजाइम, ठीक है। एंजाइम आर प्रोटीन whose three dimensional shape is key to their functions, ये बात भी सही है। एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एन एंजाइम लाइक अ प्रोटीन हैज अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है। द एनर्जी इनपुट इंडीडेड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात भी क्या है, सही है। तो बेटा आंसर क्या जाएगा इसमें, ऑल, ठीक है। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर अबाउट एंजाइम, वही चीज है, ठीक है, कि कौन सा यूनिक फीचर है। इसमें देखिए क्या है ऑप्शंस, दे आर नॉट कंज्यूम्ड बाय एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन, सही है। दे आर नॉट अल्टर्ड बाय एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शन, दे लोअर देयर एक्टिवेशन एनर्जी, वही पुरानी बात है, इसमें यहाँ पे सब कही गई है। तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब तो ये घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा है कि करेक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बन रहा है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी ये एरो देके बन रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है, एंजाइम्स, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी गई, ये भी बात क्या होगी, गलत होगी। यहाँ पर देखिए क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट बना, ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट बना, एंजाइम प्रोडक्ट बना, एंड देन फाइनली एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो गया, ठीक है। एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, तो ये इक्वेशन सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। 36 के बारे में ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कहा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, और ये क्या होती है, ट्रांजिशन जो स्टेट होती है कैसी होती है, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, बहुत कम टाइम के लिए बनती है और बहुत ही अनस्टेबल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following statement about enzymes is wrong? अब पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट सही है। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, ये भी बात क्या है, सही है। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड आल्सो, बिल्कुल बहुत गलत बात कह दी इसमें कि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, और उसके अलावा जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते हैं वो राइबोजाइम्स होते हैं, ठीक है, आरएनए के बने होते हैं। लिपिड का तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट एंजाइम में नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। 38 देखें, प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ होलो एंजाइम इज नोन एज, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है, तो इसका आंसर होगा क्या, एपो एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो एपो एंजाइम होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू यील्ड सिंपल शुगर, ठीक है। इसमें किसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो बेटा आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि इन तीनों को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, वहां हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है। राइबोज को नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या जाएगा, राइबोज जाएगा। इवन इसके तो हमें पता भी है कि कौन किससे क्या बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40, क्वेश्चन नंबर 40, स्टार्च इज इनसॉल्युबल yet it accumulated in large quantity in potato tuber because, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वहां पे हो गया था टेस्ट में जब पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, स्टार्च इज इनसॉल्युबल, यहां तक की बात सही है, एक्यूमुलेट हो जाता है पोटैटो ट्यूबर में, ठीक। रीजन इसका क्या है, पहली बात तो यहाँ पे इट इज यूजफुल फॉर स्टोरेज, ये बात भी सही है ना, क्योंकि स्टार्च जो है वो स्टोरेबल फॉर्म होती है, ये सही बात है। दूसरा है यहाँ पे स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इन ट्यूबर, ये बात भी सही है। ट्यूबर रेस्पायर स्लोली, ट्रांसलोकेट सुक्रोज, ये सारी दोनों स्टेटमेंट है वो उसके रिगार्डिंग नहीं है, बट पहले जो दो स्टेटमेंट है इन्हीं में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर कहा जाए तो इसको आंसर दिया जाएगा, है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक। लेकिन यहां पर स्टार्च जो होता है वो ट्यूबर में सिंथेसाइज होता है, इस वजह से ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, वरना ऐसे तो स्टार्च आपको सब जगह मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन स्टार्च एक्यूमुलेट हो यहाँ पे ट्यूबर्स में ज्यादा हो जाता है, इसका रीजन यही है कि वहां पे स्टार्च सिंथेसाइज भी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां जो आंसर हम लोग ने दिया है वो है आंसर इसका ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 41, क्वेश्चन 41 पे आते हैं, देखिए, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय,
ठीक है, तो ये बेटा किसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते हैं, आपको पता है माइकेलिक कांस्टेंट होता है केम वैल्यू, इसके बेसिस पे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the ribose of RNA, unlike DNA, every nucleotide residual has additional, बताइए इसका आंसर। राइबोज का स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर एडिशनल जो राइबोज में बेटा होता है जो उसको अनस्टेबल बनाता है, इसी की वजह से आरएनए अनस्टेबल ज्यादा हो जाता है। एक तो यूरेसिल की वजह से होता है, ठीक है, यूरेसिल के बारे में बोला जाता है, यूरेसिल इज द हॉटस्पॉट ऑफ म्यूटेशन, बहुत ज्यादा जल्दी म्यूटेट होता है। और एक रीजन ये भी होता है कि यहाँ पर आरएनए में बेटा जो सेकेंड कार्बन होता है उसके ऊपर एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है राइबोज शुगर में, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ all three fatty acids are essential for human being। essential fatty acid के बारे में आपसे पूछा है, तो बेटा ये तो क्वेश्चन आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा, ठीक है। इसका बेटा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फोर्थ। देखिए यहाँ पे लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, ये तीन जो है आपके एसेंशियल फैटी एसिड में आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको एज सच लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया है अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, फैट मॉलिक्यूल में बताओ क्या होगा, ठीक है, तो फैट मॉलिक्यूल में हमको पता है कि 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल ये होते हैं, ठीक, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसिडिक, एसिडिक अमीनो एसिड पूछा गया है, तो बेटा ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और इसका आंसर होगा ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, ठीक है, तो ये सब लर्निंग वाले पोर्शन है, ऐसा इनको लर्न करना पड़ेगा। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ, ये इसके ऊपर भी एक अलग से साइटोस्केलेटन नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, इससे पूरा साइटोस्केलेटन हम लोग ने डिस्कस करा हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इवन कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग वहां पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे, ठीक है, 27 पे आइए, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स कहां पे होते हैं पता है ना, एनिमल सेल में होते हैं और सेल डिवीजन के लिए होते हैं। तो सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टेड रीजन ऑफ फेज क्रोमोसोम्स, रीजन्स वेयर माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज्ड, यस यही होते हैं, ठीक है, और यहीं से ही क्या निकलते हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं एनिमल सेल में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि रीजन्स वेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में देखें क्या है, when dividing cells are examined under light microscope, chromosome फर्स्ट बिकम विजिबल। अब यहां से जो है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इससे पहले हम लोग ने बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन देखे थे, अब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि हम लोग व्हेन डिवाइडिंग सेल आर एग्जामिन्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, क्रोमोसोम फर्स्ट टू बी विजिबल, सबसे पहले क्रोमोसोम को हम कहां देखेंगे, तो बेटा प्रोफेज में, जब वो क्रोमोसोम वहां पे मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, तब हम इनको देख पाते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, प्रोफेज जाएगा, ठीक है, तो प्रोफेज में हम इसको देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन, सबको पता है डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा बेटा, एस फेज में होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अटैच to specialize the structure in centromere region of each chromosome is called काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होते हैं बेटा, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर, ये उसके सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड, और यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स बोलते हैं, और यहीं पर आके क्या अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर काइनेटोकोर। 51 पे आइए, इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस अकम्प्लिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन, प्लांट सेल में पूछा है, प्लांट सेल में बेटा क्या होती है, सेल वॉल होती है, और सेल वॉल होने की वजह से इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, देखिए यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन की हेल्प से, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, इस तरीके से फरो बनती है, ठीक है, ये दो अलग अलग सेल्स होती हैं, इस तरीके से फरो फॉर्मेशन से डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे आते हैं, मियोसिस कैन अकर, मियोसिस कहां पे होगी, तो बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, सारे ऑर्गेनिज्म में होगी, नहीं, उसके बाद है
ओनली व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, हाँ जब डिप्लॉयड होगा तभी हमको वहां पे क्या करनी होगी, मियोसिस करनी होगी। इसका आंसर क्या जाएगा 52 का, व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, ड्यूरिंग मियोसिस सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो फेज होती है, एक होती है एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड, मियोसिस के केस में बात करें तो बेटा अगर हम लोग एनाफेज फर्स्ट की बात करें तो एनाफेज फर्स्ट में हमारे सेपरेट होते हैं क्या, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सेपरेशन होता है किसमें, एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं, उसके बाद ये क्रोमोसोम गया एक अलग सेल में। ठीक, अब यहां पर ये सेपरेशन होता है बिटवीन टू सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दिस स्टेज इज एनाफेज सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन का, तो इसका बेटा आंसर होगा एनाफेज सेकेंड। अगर यही होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेटिंग के बारे में पूछा जाता तो आंसर हो जाता है एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54, ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज, क्या कहा गया है, माइटोटिक यानी माइटोसिस की बात हो रही है, इसमें क्रोमैटिड्स माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है फ्रॉम मेटाफेजिक प्लेट टुवर्ड्स पोल, आपको पता है ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, इस तरीके से क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं, और उससे जस्ट पहले फेज होती है मेटाफेज की। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, तो जब अरेंज हो जाते हैं तो यहां से जब सेपरेट होने लगते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेटाफेजिक प्लेट से क्रोमोसोम मूव करके पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है उस एनाफेज में। तो देखिए इसका आंसर जाएगा फ्रॉम द मेटाफेजिक प्लेट होना चाहिए टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियर एनवेलप होता ही नहीं है। ठीक है, सारे आंसर यहाँ पे गलत है, एक आंसर इसका सही है और वो है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग माइटोटिक प्रोफेज। इन्होंने कहा है कि माइटोटिक प्रोफेज में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ये होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन ये भी होता है, माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोमियर्स टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, तो ये अभी नहीं हम लोग होता है कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस, ये तो बेटा माइटोसिस में ही नहीं होता है। साइनेप्सिस की बात हम तब करते हैं जब हम लोग बात करते हैं मियोसिस की। ठीक है, कुछ बच्चे थे यहाँ पे टेस्ट में जिनको कंफ्यूजन था फोर्थ और थर्ड में। ठीक है, तो वहां पर आप देखिए कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, फोर्थ वाला ऑप्शन तो एकदम गलत है, साइनेप्सिस तो माइटोसिस में होती ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, ऑप्शन फोर्थ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अब आप बताइए कौन सी फेज जो है वो इतनी लंबी यहां पर चलती है। ठीक, तो आपको पता है दो मेन पार्ट होती हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, एम फेज। इंटरफेज में ही बहुत सारे काम होते हैं ना, तो इसका आंसर बेटा क्या जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, इंटरफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, which is otherwise called quiescent stage। yes, G0, यहां पे सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक, लेकिन डिवीजन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखिए, 58 भी G0 के बारे में है। आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, गलत हो गया। रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या जाना चाहिए यहां पर, ठीक, ये आंसर जाना चाहिए, ये ज्यादा सही आंसर है तो ये भी ठीक है, लेकिन ये आंसर यहाँ पे अच्छा दे रखा है कि रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इन नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि अगर इसको मौका मिले तो G0 से बाहर भी आ सकती है, मतलब फर्दर डिवीजन में जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो बेटा यहाँ पे ज्यादा सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। ठीक है, तो 59 में देखिए, as mitosis begins the condensed chromosome appear to consist of
माइटोसिस की स्टार्टिंग में पूछा है कि कंडेंस्ड क्रोमोसोम में क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू, दो क्या होते हैं, ठीक है, तो दो यहाँ पे क्रोमैटिड्स होते हैं जिनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, सिस्टर क्रोमैटिड्स या फिर क्रोमैटिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, a normal cellular activity such as protein synthesis occur primarily during, ठीक, ये पता है कहां पर होती है, ये होगी बेटा किसमें, इंटरफेज में। इंटरफेज में क्यों होगी, क्योंकि बाकी जो सब यहाँ पे फेजेस दे रखी हैं उसमें सब में तो क्या होगा, डिवीजन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस और जो भी एक्टिविटीज हैं सेल की वो सब कहां पे होंगी, इंटरफेज में होनी है, ठीक है। 61 पे आते हैं, माइटोटिक टेलोफेज शो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, टेलोफेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, टेलोफेज में जिसमें कंटेंट जो होता है वो अलग अलग दूसरे साइड पे जाने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें जो है वो टेलोफेज का पार्ट है, ठीक। तो देखिए, अराइवल ऑफ क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल एंड लॉस ऑफ देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट, तो ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का क्लस्टर यहाँ पे बनने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबल अराउंड ईच क्रोमोसोम्स क्लस्टर, ये बात भी सही है, देखिए मैंने यहाँ बनाया ही है, न्यूक्लियोलस गोल्गी बॉडीज ईआर जो है ये दोबारा बनने लगती हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब इसका जाएगा आंसर ऑल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, क्रॉसिंग इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, एक्चुअल में यहाँ पर एक टर्म छूट गया है, इट शुड बी क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, और एंजाइम यहाँ पे कौन सा होता है, यस, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, ह्यूमन cells in culture show a cycle to be completed in approximately, अब आपको बताना है कि यहाँ पे ह्यूमन सेल को कितना टाइम लगता है, एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो बेटा 24 आवर्स का डेटा आपकी बुक में दे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 64 में, ईस्ट कब में डिवाइड होती है बेटा, 90 मिनट्स, ठीक है, 90 मिनट्स में ईट्स की सेल जो होती है वो डिवाइड कर जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, वैसे तो साइकिल में क्या होता है कि कोई एंड या कोई स्टार्टिंग नहीं होती, बट सीक्वेंस जरूर होता है, तो सीक्वेंस देखे यहाँ पे, पहला ऑप्शन देखे, G1 के बाद S के बाद G2, यस, उसके बाद प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस, हमको क्या लग रहा है, पहला ही वाला क्या लग रहा है, एकदम सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद भी लेकिन देख लें, G1 G2 G1 गलत हो गया, S के बाद G1 ये भी गलत हो गया, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज ये इन्होंने पूरा रिवर्स दे दिया, तो यस ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, Which one is false about G1 phase? G1 phase या गैप 1 के बाद के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो गलत स्टेटमेंट देखना है ना हमको, तो गलत स्टेटमेंट देखिए, इट अकर बिटवीन M phase एंड S phase, ठीक है, M phase और S phase के बीच में इन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है इसमें गलत है, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बेटा गलत होना चाहिए। आगे है इन नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, इन इट सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूअसली ग्रो, जीवन में ये होता रहता है, इट इज प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक माइटोटिक फेज, इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे गंदा स्टेटमेंट है, ठीक, कि डीएनए रेप्लिकेशन तो यहां पर होगा ही नहीं, ठीक, वो कहां पे होता है, एस फेज में, तो आंसर यही हो जाएगा। 67 में जल्दी आए, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है, सेल ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज अकर ड्यूरिंग one specific stage in cell cycle, DNA synthesis occur only during a specific phase of cycle, और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, नन है, ठीक है। तो इसमें देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल, ऐसा नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजिंग वाले जो टर्म है ये हम बात करें तो किसी एक स्पेसिफिक स्टेज में नहीं होता है, तो बेटा ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाए, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस तो केवल एक एस फेज में ही होता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज करने वाला ये जो कंटेंट है ये किसी एक फेज में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल लाइक हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स, ये कहां पे होती हैं बेटा, ये G0 में होती हैं, ठीक। नेक्स्ट 69, इन prophase of mitosis which one of the following event occur in animal cells but not in
प्लांट सेल। ठीक है, तो ये आपको बताना है 69। इसका आंसर बताइए कि कौन क्या होगा। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स कहां प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे? एनिमल सेल्स में होंगे। ठीक है, तो 69 का आंसर पहला ही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन पे आइए। 70 देखिए, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बताइए जल्दी से कि कहां पे ये बनेगा? तो यस, पैकिटीन में बनता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एनसीईआरटी की ही लाइन है और इसको आपको पता होगा कि ये सबसे अच्छा कहा होता है मेटाफेज, क्योंकि मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। 72 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ माइटोसिस एसेंशियली फॉर रिवर्स ऑफ प्रोफेज इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस। तो इसका आंसर बेटा जाएगा क्या? टेलोफेज। टेलोफेज जो होती है उसका जस्ट क्या होती है? रिवर्स होती है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट उस पे आइए। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 73। इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और स्टेटमेंट्स में आपसे क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, माइटोसिस इक्वेटोरियल इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड। सही है, जनरली डिप्लॉयड में होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स और प्लांट में किसमें होता है? हैप्लॉयड में भी हो जाता है। तो ये बात सही है। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर द सेल्स टू रिस्टोर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये बात भी सही है। माइटोटिक डिवीजन इन टिपिकल मेरिस्टेम लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, ऑल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में देखो बेटा, यहाँ पे मैच करना है हम लोग को। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। तो इधर से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, जाइगोटीन। जाइगोटीन में बेटा देखिए क्या होती है? जाइगोटीन में हो गई हमारी ये साइनेप्सिस। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में देखिए अभी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि डिप्लोटीन में और क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक, तो देखिए बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व गाइस बेटा, ये भी हो सकता है। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर जा रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं कि जाइगोटीन किस में जा रहा है? 2 वाले में। ठीक है, यानी सिनेप्सिस। डिप्लोटीन में क्या क्या चीजें हो रही है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और बेस्ट स्टेज टू स्टेज ऑफ कैजमेटा, इसी में फॉर्मेशन दिखता है। सी वाला देखे, सी में है, सी कौन सी है? मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या आपको दिखेगा? टेट्राज जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस जो होगी बेटा, इसमें देखिए यस, स्टेबलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। एंड सबसे लास्ट पैकेटीन। यस, ये तो सबसे आसान है, क्रॉसिंग ओवर। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम लेके जाते हैं, स्पेशली 1, 2, 3 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे ही एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जा रहा है कि किस स्टेज के बारे में ये चीजें हैं। तो देखिए, फाइनल फेज ऑफ प्रोफेज 1, इससे ही पता चल गया कि ये डायाकाइनेसिस होती है। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, अब एकदम श्योर हो गए कि ये क्या है? डायाकाइनेसिस है। चलिए 76 पे, हाउ मेनी इक्वेशनल डिवीजन आर रिक्वायर्ड नेसेसरी इन अ सेल ऑफ अनियन रूट टिप टू 128 सेल्स। ठीक है, 128 सेल्स है। इसको कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। 2n इज इक्वल टू जो भी नंबर दे रखा है 128 यहाँ पे दे रखा है। अब 128 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 7। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो 7 इज द आंसर। 128 कैसे कब आएगा? 2 की पावर, जब हम 2 to the power 7 यहाँ पे यूज करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77, मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। यस, सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। 78 में आइए, मियोसिस अकर इन, एक सिंगल एन होगा, इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगी, वेजिटेटिव में तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, नेक्स्ट, अब बाइवेलेंट मियोसिस फर्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ। बाइवेलेंट में क्या होंगे? बाइवेलेंट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्रोमैटिड्स 1 सेंट्रोमियर। बाइवेलेंट का मतलब ये। अब आप इसमें देखिए कितने क्रोमैटिड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 4 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर बेटा क्या जाएगा? यहाँ पे 79 का हो जाएगा 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। ठीक है, तो 4 क्रोमैटिड 2 सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम,
4 haploid cells are formed at the end of meiosis, the number of chromosome are reduced to half. 2 DNA साइकिल, यही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा मियोसिस में, ठीक है। 81 में आइए, अनियन रूट टिप ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, द नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स, नंबर ऑफ क्या पूछा है आपसे, काइनेटोकोर्स पूछा है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए, ठीक। आपको इसका क्रोमोसोम नंबर पता है, क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा, क्रोमोसोम यहाँ पे 16 होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं, तो एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर होते हैं, तो 16 क्रोमोसोम में कितने हो जाएंगे, 32, ठीक है। तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। 82 पे आइए, द कॉम्प्लेक्स formed by pair of synapsed homologous chromosome is called, ठीक है। यहां पे इसमें आंसर बताइए कि the complex formed by the pair of synapsed, ठीक है, synapsed homologous chromosome, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होंगे बाइवेलेंट, ठीक है। तो 82 का बेटा आंसर क्या जाएगा, यहां पर 82 का आंसर जाएगा बाइवेलेंट, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग किस पे, 83 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो 83 देखिए क्या है, एस फेज, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। उसके बाद है अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, ये तो गलत बात है। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, ठीक है, ये भी गलत बात है, क्रोमोसोम नंबर नहीं इंक्रीज करेगा। द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, ठीक, और ये वाला क्या होगा, इसमें ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस 2-4 क्वेश्चंस बाकी है, जल्दी से देख ले इसको। द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 84 में, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो 84 का आंसर जल्दी से बताइए कि किस स्टेज पे हमको, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, या पैकेटीन आंसर हो जाएगा इसका। 85 पे आते हैं, द सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट, सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट किसमें होता है, एस फेज में। एस फेज में बेटा हमारा क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। उसके बाद फिर किसमें आएंगे हम लोग, 86 में, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम एट काइनेटोकोर, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। 87, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग किस स्टेज में स्टार्ट होगी, तो यस जाइगोटीन में। 88 में आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द पेरेंट सेल इज फर्स्ट हाल्व्ड देन डिस्ट्रीब्यूट टू डॉटर सेल्स, ये बात कुछ सही नहीं लगी, ठीक। उसके बाद देखिए, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन पेरेंट सेल इज फर्स्ट डबल्ड, यस, ठीक है, डबल हो जाता है और उसके बाद डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 वाला, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 89, इन ह्यूमन देयर आर 23 बाइवेलेंट, 23 बाइवेलेंट है, इस तरीके से ये बाइवेलेंट है, कितने, 23, ठीक है। इन मेटाफेज 1 व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो ये बेटा ऐसे हाफ हो जाएंगे, तो कितने बाइवेलेंट होंगे आपको पता है, दोनों डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है। और फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट, G0 के बारे में आपसे पूछा है। सेल मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूज इन G0, सेल ग्रोथ होती है G0 में, माइटोसिस होती है, या हार्मोन्स हेल्प टू एग्जिट G0, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि माइटोसिस अकर आफ्टर G0, ये बात यहाँ पर एकदम सही है कि G0 स्टेज के बाद में माइटोसिस होती है, ठीक है। सॉरी, इसमें इनकरेक्ट पूछा है ना, व्हाट इज इनकरेक्ट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीज तो सही है कि मेटाबॉलिज्म होती है, सेल ग्रोथ होती है, हार्मोन्स हेल्प टू एग्जिट, ये वाली सारी बातें सही हैं। माइटोसिस अकर आफ्टर G0, ये बात क्या हो गई यहाँ पर, इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। तो बेटा ये 90 क्वेश्चन है जो हमारे टेस्ट में आए थे, और इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जो भी टेस्ट होगा उसका डिस्कशन लेके हम जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बेटा तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।